का विकास कि भाई कंप्यूटर जो है ये कैसे बना, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों ये जो शब्द है कंप्यूटर, ये सबसे पहले किताब है और किताब का नाम है द यंग मैन्स क्लिनिक। द यंग मैन्स क्लिनिक, इस किताब में सबसे पहले कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल किया था और इस किताब के जो लेखक थे दोस्तों, आप देख सकते हो, उनका नाम है रिचर्ड ब्रैथवेट। तो रिचर्ड ब्रैथवेट ने अपनी पुस्तक द यंग मैन क्लिनिक में सबसे पहली बार कंप्यूटर शब्द का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ कंप्यूटर का जो विकास है वो चाइना से माना जाता है कि भाई चाइना से इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ था। तो आपने देखा होगा जब छोटा सा बच्चा कोई होता है तो उसको स्लेट ला के देते थे, उसमें इस तरीके से लाइनें होती, फिर वहां पर 1 2 3 4 5 ऐसे डले हुए होते थे काउंटिंग के लिए। इसको कहा जाता था दोस्तों अबेकस। तो अबेकस से ही माना जाता है कि कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है स्टेप बाय स्टेप डेवलप हुआ, जिसका विकास चाइना में हुआ था अबेकस का। ठीक है, आवाज मेरी ब्रेक तो नहीं हो रही? फिर बता दो एक बार। नहीं सर। नहीं नहीं सर, ऑल क्लियर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सबसे पहले एक फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था मिस्टर ब्लेज पास्कल। फ्रांस के थे, गणितज्ञ थे। तो इन्होंने एक एडिंग मशीन बनाई थी। एडिंग मशीन का मतलब होता है कि जोड़ने का काम करती थी ये, और इसी को कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला जो कैलकुलेटर है वो ब्लेज पास्कल ने बनाया था। फ्रांस के थे ये मैथमेटिशियन। तो फिर ये कैलकुलेटर का डेवलपमेंट शुरू हो गया। और उसके बाद दोस्तों फिर पिक्चर में आते हैं मिस्टर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। इनको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ठीक, ये ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश थे। सबसे पहले इन्होंने 1822 में एक कंप्यूटर बनाया जिसको कहा गया डिफरेंस इंजन, और ये दुनिया का पहला कंप्यूटर था। उसके बाद इन्होंने 1837 में इसका एडवांस वर्जन बनाया और लॉन्च किया। ठीक है, उसको नाम दिया गया एनालिटिकल इंजन। देखो कंफ्यूजन अगर आप देखोगे यहाँ पे, एक है आपका एडिंग मशीन, ठीक है, एक है आपका एनालिटिकल इंजन, और दोस्तों एक है आपका डिफरेंस इंजन। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले एडिंग मशीन है, उसके बाद डिफरेंस इंजन आया, और जो फिर एडवांस कंप्यूटर था जिसका डेवलपमेंट भी चार्ल्स बेबेज ने किया था, उसका नाम था एनालिटिकल इंजन 1837। और फिर यहाँ से आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। फिर दोस्तों अगला नेक्स्ट कंप्यूटर आता है ENIAC, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। आई रिपीट, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। 1943 में इसका डेवलपमेंट हुआ था, और इसको विकसित करने वाले दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था इकॉल्ट और एक का नाम था मैकॉली। इकॉल्ट और मैकॉली, ये दुनिया का दोस्तों पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के ऊपर काम करता था। इसके पहले के जो कंप्यूटर थे वो सारे के सारे एनालॉग फ्रीक्वेंसी पे काम करते थे, लेकिन ये काम करता था आपके। अच्छा, ब्रेक हो रही है, बाकी लोग बताओ। जी भैया, बीच बीच में सर क्लियर हो है। इसका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इकॉल्ट और मैकॉली ने इसका डेवलपमेंट किया था दोस्तों ENIAC। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पे ये काम करता था। इसके पहले के जो कंप्यूटर थे वो सारे फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते थे। ठीक है, फिर दोस्तों एडवांस कंप्यूटर आता है EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। की फुल फॉर्म पूछता है पेपर में आपसे। इसका डेवलपमेंट मिस्टर वॉन न्यूमैन ने किया था। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी US में ये प्रोफेसर थे, और 1946 में इसका डेवलपमेंट हुआ था। दोस्तों ये वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर था जो प्रोग्राम को स्टोर कर सकता था। जैसे सपोज करो हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो C लैंग्वेज में, C++ में हम जो प्रोग्राम बनाते हैं तो कंप्यूटर की अपनी इनबिल्ट मेमोरी होती है जिसमें वो प्रोग्राम सेव रहते हैं। तो अपनी खुद की मेमोरी। अब तो नहीं होनी चाहिए यार, अभी भी हो रही है क्या ब्रेक? नहीं भैया, अब तो नहीं हो रही। हाँ, जिसका नेटवर्क वीक होगा तो उसको ब्रेक होगी आवाज। भाई अपने अपने नेटवर्क में चेक करो एक बार। ओके, अगर प्रॉब्लम है तो सबको होनी चाहिए। वाईफाई रेंज में हूँ और पूरी रेंज आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर सबको कॉमन प्रॉब्लम आए तो बता देना। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के बारे में आपको बताया मैंने। ठीक है, ये पहला कंप्यूटर था जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकता था। इसके बाद फिर नेक्स्ट कंप्यूटर का डेवलपमेंट होता है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 1951 में इसको भी डेवलप किया था इकॉल्ट और मैकॉली ने। ये दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है आपका
इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पे काम करता है, ठीक है, और इसीलिए इसको डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है। डिजिटल का मतलब दोस्तों जो हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं वो ऐसे 1 और 0 के फॉर्म में काम करते हैं। हाई का मतलब 1, लो का मतलब 0, 0 1 0 1 मतलब या तो आपका क्वालिटी आएगी जबरदस्त बेस्ट और या क्वालिटी आएगी आपकी वर्स्ट। तो ये दुनिया का पहला आपका डिजिटल कंप्यूटर कह सकते हो आप, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर वाला हो गया था। इसका डेवलपमेंट भी इकॉल्ट और मैकॉले ने किया था। ये 4 कंप्यूटर जो मैंने आपको बताया अलग अलग करके, जैसे इनियाक है, एडवेक है, यूनिवैक है, एक तो इनकी फुल फॉर्म पूछेगा, दूसरा ये सीक्वेंस में लगवा सकता है कि पहले कौन सा फिर कौन सा और फिर कौन सा। अब इसके बाद दोस्तों जो ये कंप्यूटर का पूरा डेवलपमेंट है, काफी सारे रिसोर्सेज भी हैं जैसे कीबोर्ड है या लैंग्वेजेस है, तो इनका डेवलपमेंट के पूरे काल को कंप्यूटर की जनरेशंस में डिवाइड किया गया है। तो कंप्यूटर की जो सबसे पहली जनरेशन है वो माना जाता है कि 1942 से लेकर 1955 तक, कि पहली जो कंप्यूटर जनरेशन है 1942 से 1955 तक थी। इस कंप्यूटर जनरेशन के कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक सिग्नल को स्टोर करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। काय का इस्तेमाल होता था दोस्तों? वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था इस जनरेशन में कंप्यूटर को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती थी दोस्तों? एक ही सिस्टम में बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स लगानी पड़ती थी। तो ये मान के चलो कि एक जो सीपीयू होता था, जितना बड़ा एक कमरा है तो कमरे जितना बड़ा पूरा का पूरा सीपीयू होता था, क्योंकि इतनी सारी वैक्यूम ट्यूब्स लगानी पड़ती थी। तो ये कंप्यूटर जो थे आकार में बहुत बड़े थे, लेकिन इनकी जो एफिशिएंसी, जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी कम थी। तो पहली जनरेशन में बेसिकली क्या का इस्तेमाल होता था? आपके वैक्यूम ट्यूब्स का, आकार में बहुत बड़े थे। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड जनरेशन है फिर ये 1955 से और 1964 तक मानी जाती है। इसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे यूज होने लगे ट्रांजिस्टर्स। अब इसमें कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स आ गए, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स क्या है? वैक्यूम ट्यूब से थोड़े से छोटे हैं आकार में और इनकी परफॉर्मेंस उससे बेटर है। तो अब इस कंप्यूटर का जो आकार है वो थोड़ा सा छोटा हो गया और परफॉर्मेंस इसकी और फास्ट हो गई सेकेंड जनरेशन में। और दोस्तों जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार है, डेवलपमेंट, ये विलियम शॉकले, बार्डीन और बेटन, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनका आविष्कार किया था मिलकर ट्रांजिस्टर का। तो विलियम शॉकले जनरली आपको नाम मिल जाता है पेपर में या किताबों में, ये दो नाम नहीं मिलते, बट ये भी साथ में थे, बार्डीन और बेटन। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे 1964 से 75 के बीच में, यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स की जगह पे इस्तेमाल होने लगी आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। हम जो बोलते हैं मोबाइल में टीवी में कि भाई चिप खराब हो गई, वो चिप क्या है? आईसी तो है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी आ गई। आईसी से कंप्यूटर का आकार और छोटा और परफॉर्मेंस सुपर बहुत बढ़िया हो गई। इनका जो आविष्कार है आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट का, ये किया था जैक किल्बी ने, ठीक है। जैक किल्बी वाज डेवलप्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर अगली जो जनरेशन है दोस्तों फोर्थ, 1975 से 1989 तक, इसमें कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी यूज हुई, उसका नाम था यूएलएसआई, ठीक है। यू नहीं, सॉरी, वीएलएस, इसमें गलत लिख रखा है, वीएलएसआई, यूएलएसआई और एलएसआई, ठीक है। दिस इज वीएलएसआई, इट इज नॉट यूएलएसआई, इसको सही कर लेना, इट इज वी। आप अगर फुल फॉर्म को देखोगे तो वेरी का मतलब वी। तो यहाँ पर इस जनरेशन में कंप्यूटर में एक टेक्नोलॉजी यूज होनी शुरू हुई, दैट वाज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई। इंटीग्रेशन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 11वीं में और 12वीं में। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो बहुत बड़ी है उसको संक्षिप्त रूप देना, इसको हम बोलते हैं आपका इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब जो कंप्यूटर की जो मदरबोर्ड है, जो चिप्स हैं, वो आकार में बहुत छोटी हो गई और एक ही चिप मल्टीपल काम कर रही है। तो वीएलएसआई टेक्नोलॉजी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहीं पर दोस्तों कंप्यूटर में यूज हुए माइक्रो प्रोसेसर। कौन से माइक्रो प्रोसेसर आए सबसे पहले? सबसे पहले 8085 और उसके बाद में 8086। अभी आप जब लेने जाते हो अपना मोबाइल भी तो एक तरीके का छोटा कंप्यूटर ही है, तो वहां पर आप पूछते हो भाई इसका जो प्रोसेसर है वो कितने मेगाहर्ट्ज का है, तो आप देखते हो वहां पे लिखा होता है कि भाई 2.2 है, 2.5 है, 2 है या 1.6 है। तो ये क्या है? आपका जो प्रोसेसर है उसी प्रोसेसर की ये स्पीड होती है। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर यही होते हैं आपके 8085 और लेटेस्ट चल रहा है 8086। आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी तक भारत की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो वर्ल्ड क्लास माइक्रो प्रोसेसर बनाती हो, जो कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में यूज होते हो। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर आईआईटी मद्रास ने बनाया था 3 साल पहले और उसका नाम था शक्ति।
लेकिन अभी ये अपने डेवलपिंग फेज में है, इसमें काम कर रहा है। अभी सारे के सारे माइक्रो प्रोसेसर आपका इंटेल हो गया, ठीक है, डेल हो गया, तो ये बड़ी बड़ी हार्डवेयर कंपनीज हैं, ये बनाती है। लिखा हुआ है भारत का पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो IIT चेन्नई या मद्रास में शक्ति के नाम से डेवलप किया है। और उसके बाद दोस्तों 1989 से लेके और अभी तक जो जनरेशन कंप्यूटर की चल रही है, इसको बोलते हैं 5वीं जनरेशन। ठीक, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है दैट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन है लेकिन बहुत अल्ट्रा, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे। अब कंप्यूटर में आपका एक सिंपल सा छोटा सा मदरबोर्ड ही तो है, और ये मदरबोर्ड सारे के सारे काम, सारे फंक्शंस कर रहा है। तो कंप्यूटर छोटे हो गए हैं और परफॉर्मेंस इनकी और भी बेस्ट और बेटर हो गई है। तो इस तरह से कंप्यूटर की जो है 5 जनरेशन है, 42 से 55, 55 से 64, 64 से 75, 75 से 89 और 89 से लेके आपका आज तक। एक सवाल यहाँ से जल्दी आ जाता है दोस्तों, हमारे कंप्यूटर की कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है कि देखो, जैसे सपोज करो, आपको दिखाई देता हूँ, स्क्रीन शेयर है इजी है। ये अभी सपोज करो मेरा मोबाइल का डेस्कटॉप है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर सपोज करो मेरे को अभी कैमरा खोलना है, तो ये कैमरे का आइकन आ रहा है ना बना हुआ, तो ग्राफ या ग्राफिकल इंटरफेस मेरे को दिख रही है जो भी काम करना है। अगर मेरे को कॉल करनी है तो ये कॉल का आइकन आ रहा है ना बना हुआ, तो ये जो आपके आइकन स्क्रीन पे दिख जाते हैं, इसी को दोस्तों हम बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर भी हमारे GUI पे काम करते हैं। जितना भी आपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है, तो आपका डेस्कटॉप की जो स्क्रीन होती है वहां पर आइकन बने हुए आ जाते हैं, क्लिक करो और खोल दो। इसको कहा जाता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अगली टेक्नोलॉजी दोस्तों अभी जो चल रही है दैट इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है ये सबसे पहले किन्होंने यूज करी थी, तो इनका नाम था दोस्तों मिस्टर जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ये शब्द दिया था। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है क्या दोस्तों? ऐसी मशीन है जो कंडीशन को समझने में एक्सपर्ट हो और उन कंडीशन के हिसाब से निर्णय भी ले सके। जिस तरीके से मानव अपने दिमाग से सोच समझ के निर्णय लेता है, लेकिन जो हमारी मशीन है वो सोच समझ थोड़ी सकती हैं। तो अगर हम ऐसी मशीनें बना दें जो सोच समझ के निर्णय ले सकें कंडीशन के हिसाब से, इसी को कहा जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जैसे दोस्तों, वर्ल्ड की जो सबसे पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिवर्सिटी है वो खुली है अबू धाबी में, दुनिया की पहली। अगर भारत की हम बात करें, भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने AI में पहला बीटेक प्रोग्राम लॉन्च किया, तो दोस्तों हैदराबाद यूनिवर्सिटी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहली है जिसने AI में अपना लॉन्च किया है पूरा का पूरा बीटेक का कोर्स, और अबू धाबी में पूरी यूनिवर्सिटी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है। ठीक है, जो जो पॉइंट आपको बताऊंगा बस वही पढ़ते हुए चलना दोस्तों। हर साल जो है एक रिपोर्ट आती है कि दुनिया का सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा। तो अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड का सबसे फास्ट कंप्यूटर है वो दोस्तों अमेरिका का है, उसका नाम है फ्रंटियर। सो फ्रंटियर ये ना भी समिट हो गया है, कोई बताएगा? डेटा चेंज तो नहीं हुआ है? रोहित है अपने साथ क्या कनेक्ट? नहीं, चलिए ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। बट मेरे हिसाब से ये सबसे फास्ट कंप्यूटर अभी भी फ्रंटियर है USA का। अगर डेटा चेंज हुआ होगा तो डोंट वरी, क्लास के बाद मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और दूसरा जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है दैट इज होगा। तो ये जो वर्ल्ड की टॉप 500 फास्टेस्ट कंप्यूटर की लिस्ट होती है उसमें टॉप पर है। अब अगर हम बात करें कि भाई इंडिया का कौन सा कंप्यूटर है जो इसमें शामिल है, तो हमारा जो सबसे फास्ट कंप्यूटर है दोस्तों उसका नाम है परम सिद्धि AI। परम सिद्धि AI ये तो इंडिया का सबसे तेज कंप्यूटर है और इसकी जो वर्ल्ड में रैंकिंग है दैट इज 102। किसी का माइक ऑन है? बंद करो। इसकी जो रैंकिंग है वो 102 है वर्ल्ड में। तो भारत का सबसे फास्ट कंप्यूटर अभी वर्तमान में परम सिद्धि AI 102, और वर्ल्ड का फ्रंटियर अमेरिका USA दूसरे नंबर पे फुगाकू जापान। दुनिया दोस्तों भारत के इसके अलावा और भी सुपर कंप्यूटर है जैसे प्रत्युष है, मिहिर है, आदित्य है, ये सारे के सारे हमारे बाकी सुपर कंप्यूटर्स के नाम है। दोस्तों भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा था? तो दोस्तों इसका नाम था परम। तो ये परम सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? सीडैक। सीडैक कहाँ पर स्थित है? पुणे में। सीडैक दोस्तों ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी संस्था है
जो कंप्यूटर के डेवलपमेंट पे काम करती है भारत में। तो सीडेक की फुल फॉर्म कई बार आपसे पेपर में पूछ लेता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और ये कहाँ पर स्थित है आपका, पुणे। तो ये कंप्यूटर के ऊपर काम करता है। दोस्तों कंप्यूटर की जो स्पीड है कि वो कितनी जल्दी प्रोसेस करेगा, इस कंप्यूटर की स्पीड्स को या तो हम कैलकुलेट करते हैं हर्ट्ज में, और जो बहुत फास्ट कंप्यूटर होते हैं उनको हम वर्तमान में कैलकुलेट करते हैं मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो हम नहीं पढ़ते दुकान पे लेने जाते हैं मोबाइल के पे, प्रोसेसर बोलता है 1.2 मेगाहर्ट्ज, 2 मेगाहर्ट्ज, 2.5 मेगाहर्ट्ज। तो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो मेगाहर्ट्ज में वर्तमान में हम कैलकुलेट करते हैं। और जो दोस्तों हमारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, तो सुपर कंप्यूटर्स की जो स्पीड है वो हम कैलकुलेट करते हैं पेंटाफ्लॉप्स। ठीक है, पेंटाफ्लॉप्स का मतलब होता है कि जो हमारी डेसिमल वाली कैलकुलेशन होती है, पॉइंटों वाली, तो वो डेसिमल वाली कैलकुलेशन कंप्यूटर कितनी फास्ट कर सकता है। तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो आपके कैलकुलेट करते हैं पेंटाफ्लॉप्स में। ठीक है, ध्यान रखना है। कंप्यूटर में एक और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है दोस्तों, MIPS। इससे भी हम कंप्यूटर की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी फुल फॉर्म मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में कितने मिलियन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। MBPS, ठीक है, ये अगली टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूज भी करती है पेपर में। इसकी फुल फॉर्म पूछता है पेपर। तो दोस्तों हम सोचते हैं कि बी का मतलब होता है बाइट, तो बी से बाइट नहीं होता है, बिट्स होता है। तो इसकी फुल फॉर्म मेगा बिट्स पर सेकेंड। इट इज नॉट मेगा बाइट पर सेकेंड, ये क्या है आपकी मेगा बिट्स पर सेकेंड। और कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है दोस्तों, 8 बिट में एक बाइट होती है, और 4 बिट में क्या होता है, एक निपल। वैसे मेमोरी सिस्टम हम पूरा आगे कैलकुलेट करेंगे। तो MBPS मेगा बिट्स पर सेकेंड। कंप्यूटर में या इंटरनेट पे जब हम डेटा को या पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं, तो हमने कहते भाई नेट की स्पीड कितनी आ रही है, तो स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, MBPS मेगा बिट्स पर सेकंड के एक सेकंड में कितनी बिट ट्रांसफर हो रही है। तो हम बोलते हैं कि भाई 150 MBPS की स्पीड आ रही है, ठीक है, 300 MBPS की स्पीड आ रही है, तो मेगा बिट्स पर सेकंड। अब दोस्तों कंप्यूटर जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक तो दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली जो आपका फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी का मतलब आपका हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति के ऊपर काम करते हैं। तो जैसे स्ट्रेट लाइन है तो फ्रीक्वेंसी इस तरीके से चलती है, कभी हाई और कभी लो। अगर फ्रीक्वेंसी हाई आई तो सिग्नल आवाज अच्छी आएगी, और अगर लो तो आवाज आपकी डाउन आएगी। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर्स थे वो एनालॉग कंप्यूटर थे। ये आपका काम करते थे फ्रीक्वेंसी पे, और ये बेसिकली मेजरमेंट, मापन के काम आते थे। तो ठीक है, मापने की किसी भी चीज को। फिर डिजिटल कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। जल्दी करनी है, दोनों चीजें करनी है। तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर होगा जो दोनों चीजों के काम आएगा दोस्तों। तो फिर हमने डेवलपमेंट किया हाइब्रिड कंप्यूटर का। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन आपका कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है कंप्यूटर में, दैट इज कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। कि भाई कंप्यूटर होता कैसा है, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जिनसे मिलके कंप्यूटर बनता है। इस पूरे के पूरे चार्ट को हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। दोस्तों कंप्यूटर में सबसे पहले होती है इनपुट। इनपुट का मतलब जो भी चीज हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हैं, फिर उस इनपुट के ऊपर कंप्यूटर काम करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट देगा, उस रिजल्ट को हम बोलते हैं आउटपुट। तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये जो प्रोसेसिंग करने वाली यूनिट होती है, इसको दोस्तों हम बोलते हैं CPU। CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसी CPU को कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कि जो कंप्यूटर है उसका दिमाग। CPU के अंदर भी तीन चीजें होती हैं। नंबर 1 CU। CU मतलब कंट्रोल यूनिट, जो पूरे के पूरे कंप्यूटर ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट MU, मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर का पूरा मेमोरी सिस्टम। और तीसरा होता है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एक एक करके इनको सबको जरा देखते हुए चलते हैं दोस्तों। ALU, इस ALU में दो चीजें होती हैं, एक तो अर्थमेटिक और दूसरा लॉजिक।
अर्थमेटिक का मतलब आपका गुणा भाग कैलकुलेशन जितनी भी होती हैं वो सारी अर्थमेटिक हैं। और लॉजिकल ऑपरेशन दोस्तों ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे के सारे ऑपरेशंस कौन से हैं आपके? लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये जो हमारी एलई यूनिट है ये रेस्पॉन्सिबल है अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए। दोस्तों कंप्यूटर में अगर मेरे को चेक करना है कि ए बराबर बी के है नहीं, तो ध्यान रखना ए बराबर बी का मतलब ये नहीं होता कि दोनों बराबर हैं। कंप्यूटर में अगर आपको दो वेरिएबल की या कैरेक्टर का कंपैरिजन करना है तो आपको डबल असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। इस इक्वल टू को कंप्यूटर में बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू नहीं बोलते। और अगर मैंने डबल लगाया तो इससे फिर आपको पता चलेगा कि दोनों बराबर हैं या नहीं। तो अगर मैंने ए बराबर बिल लिख दिया तो इसका काम क्या होगा, तो जरा समझ लेना। इसमें क्या होता है कि ए इक्वल्स टू, कलर चेंज करता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया कि ए इक्वल्स टू बी। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो बी की वैल्यू, जो भी बी की वैल्यू होगी वो ए पे ट्रांसफर हो जाएगी। अगर बी की वैल्यू 5 है तो ए पे कितना जाएगा आपका? 5। ये होता है काम। तो जरा एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 6, मतलब ये इनकी वैल्यू है और मैंने लिख दिया ए बराबर बी। तो अब बताओ जरा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 के 5 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। ये जो बी की वैल्यू जो होती है वो कहाँ पर कॉपी हो जाएगी? आपकी ए पे कॉपी हो जाएगी। ध्यान रखना है कंप्यूटर में ये चीजें। और अगर आपने कंपैरिजन करना है तो ए इक्वल टू बी, और इस इक्वल टू को कंप्यूटर में क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट क्यों? कि मैंने लिखा ए बराबर 5, तो इसने क्या करा? ए को वैल्यू असाइन करी 5। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। एक कंप्यूटर में दोस्तों ये शब्द होता है, ये होता है लिंक, इसको बोलते हैं हैश। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम इससे शुरू होता है और कई बार इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी बोलते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी बोलते हैं आपका हैश। जो दोस्तों हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल कंप्यूटर केवल और केवल 2 डिजिट और 2 यूनिट समझते हैं, या तो 0 और या 1। 1 का मतलब परफेक्ट और 0 का मतलब बिल्कुल भी निल, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर है केवल 1 और 0 इन दो के ऊपर काम करते हैं। अगला आता है दोस्तों हमारे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब वो सारे के सारे डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर को कोई ना कोई चीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कीबोर्ड। तो आपने कीबोर्ड पे कोई भी बटन प्रेस किया तो वो एकदम से कंप्यूटर में इनपुट चली गई, ठीक है। आपने माउस पे क्लिक किया तो कंप्यूटर को आपने कमांड दी। तो कोई भी कमांड इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को दे रहे हो, तो जिन डिवाइस के माध्यम से आपको कंप्यूटर को अवेलेबल करा रहे हो उन सबको कहा जाता है इनपुट डिवाइस, और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका कीबोर्ड। दोस्तों जो कीबोर्ड है इसका जो आविष्कार है क्रिस्टोफर लेथम शोले, इन्होंने किया था। जो हमारा जनरल कीबोर्ड होता है सामान्य, उसमें 101 की होती है, और जो हमारा मॉडर्न कंप्यूटर, आधुनिक जो लेटेस्ट कंप्यूटर के कीबोर्ड आ रहे हैं उनमें 104 की होती हैं। और जो लैपटॉप्स होते हैं, लैपटॉप्स में दोस्तों आपका 86 की होती है, 86 की होती है। तो लैपटॉप में 86 की कीबोर्ड में, मॉडर्न लैपटॉप कीबोर्ड में 104 और सामान्य में 101 की होती है। पूछ सकता है आपसे। अब कंप्यूटर की जो कीज होती हैं इनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे फंक्शन की, तो F1 से लेके F12 तक ऊपर जो लिखी रहती हैं इनको बोलते हैं फंक्शन की। आपसे पूछेगा फंक्शन की कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 12। F1 F2 F3 से लेके F12 तक। दूसरी होती है दोस्तों मॉडिफायर की। तो मॉडिफायर की में आपकी शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, ये सब चीजें क्या होती हैं आपकी मॉडिफायर की। इसके अलावा दोस्तों कुछ होती है हमारी स्पेशल की। स्पेशल की में क्या क्या आती है आपकी? जैसे प्रिंट स्क्रीन है, होम है, एंड है, इंसर्ट है, ये सारी की सारी कैसे की जाती हैं आपकी स्पेशल कीज। तो कई बार पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन सी मॉडिफायर की नहीं है, तो एक नाम दे देगा शिफ्ट, एक दे देगा ऑल्ट, एक दे देगा कंट्रोल और एक दे देगा आपको होम। तो ये ध्यान रखना है आपने, ये स्पेशल कीज है, ये मॉडिफायर कीज है, और ऊपर वाली क्या है आपकी फंक्शनल कीज है। कंप्यूटर में एक शब्द होता है दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि ऐसा कोड जिसके अंदर आपके अल्फाबेट भी इस्तेमाल हो और न्यूमेरिक भी इस्तेमाल हो। तो अगर मैंने बोल दिया कि 313 A 4, तो ये जो मेरा कोड हो गया, कैसा कोड हो गया? अल्फा न्यूमेरिक, क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स भी हैं और इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी हैं। ध्यान रखना, पूछ सकता है आपसे। कुछ कोड दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा अल्फा न्यूमेरिक कोड है,
तो जिसमें आपके अल्फाबेट भी होंगे, न्यूमेरिक भी होंगे, वो अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। अगर हम माउस के ऊपर दोस्तों, माउस क्या, चलो पहले माउस शुरू से ही पढ़ लेते हैं। दूसरा हमारा इनपुट डिवाइस है माउस। इसकी खोज करी थी इंजल बर्ट ने, और जो पहला माउस इसने बनाया था वो लकड़ी का बनाया था। माउस के अंदर आपको पता है दोस्तों, बेसिकली आपके 3 बटन होते हैं। ये आपका 1, 2 और 3। ये हमारा हो गया राइट क्लिक, ये हो गया लेफ्ट क्लिक, और बीच में होता है स्क्रॉल। जो बॉल होती है उसको हम घुमाते हैं तो उससे पूरा का पूरा कर्सर मूव करता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अगर हम माउस के लेफ्ट के ऊपर सिंगल क्लिक करते हैं तो कोई भी चीज क्या होगी, सेलेक्ट होगी। और अगर डबल क्लिक कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी, ओपन। तो सिंगल क्लिक से आपका सेलेक्ट और डबल क्लिक से ओपन। तीसरा डिवाइस हमारा स्कैनर। स्कैनर आपको पता है, कोई भी आपने डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज कहीं पर भेजनी है तो कंप्यूटर से स्कैन करो और आगे भेज दो। नेक्स्ट MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बैंक में इस्तेमाल होता है इसका। तो जो चेक्स होते हैं ना हमारे, तो चेक में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो नीचे होता है एक कोड बना हुआ होता है, MICR कोड। इस MICR को कोड करने के लिए, डिकोड करने के लिए, स्कैन करने के लिए यूज होता है बैंकों में MICR। फुल फॉर्म पूछेगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला होता है OMR। तो आपके जो OMR शीट होते हैं, आप जो पेपर लेने जाते हो तो जो गोल घेरे आप भरते हो, अगर ने पूरा आपने डार्क कर दिया इस तरीके से तो OMR। तो OMR क्या करेगा आपका, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, और एग्जाम की जो कॉपी होती है उनको चेक करने के लिए, स्कैन करने के लिए। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है, मतलब जो चीजें लिखी हुई है उनको। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक दोस्तों आपने देखा होगा कई बार वीडियो गेम खेलने के लिए ऐसे स्टिक टाइप होती है, इसको आप घुमाते रहते हो स्टिक को, तो आप इससे पूरा का पूरा गेम खेल सकते हो। तो जॉयस्टिक पे आपकी कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। लाइट पेन, कंप्यूटर के ऊपर जैसे अभी मैं इस तरीके से साइन कर रहा हूँ, लिखा हुआ आ रहा है, तो कोई भी चीज मेरे को कंप्यूटर पे नीचे लिख के कंप्यूटर में इनपुट डालनी है तो वो क्या हो जाएगा आपका लाइट पेन। अगर कभी आपने DL बनवाया हो तो आपके जो सिग्नेचर है वो डिकोड होता है। तो जो सिग्नेचर आपके डिकोड होते हैं वो कहाँ से होते हैं, आपके लाइट पेन से। ट्रैक बॉल, ये भी इनपुट डिवाइस है। तो जितने भी डिवाइसेस हैं सारे के सारे कैसे डिवाइस हैं दोस्तों, हमारे इनपुट, मतलब इनके माध्यम से कंप्यूटर को हम इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट हमारे हो गए दोस्तों आउटपुट डिवाइस। तो हमारे जो आउटपुट डिवाइस है, मतलब जो कंप्यूटर काम करने के बाद रिजल्ट हमें प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। इसका सबसे पहला एग्जांपल हो गया दोस्तों मॉनिटर। ठीक है, जो मॉनिटर है, इस मॉनिटर को टेक्निकल भाषा में कहा जाता है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है इसकी। दोस्तों आपने अगर पहले टीवी देखे हो तो पहले जो टेलीविजन होते थे ऐसे बहुत बड़े से होते थे, और उनमें एक ऐसे बहुत बड़ी सी पिक्चर ट्यूब होती थी। ठीक है, यही पिक्चर ट्यूब स्क्रीन के ऊपर सारे के सारे कलर फ्लैश करती थी। इस ट्यूब को दोस्तों कहा जाता था कंप्यूटर में उस समय CRT। टीवी कह लो, कंप्यूटर का मॉनिटर कह लो, तो CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब होती थी। ठीक है, इसको RBG ट्यूब भी बोलते थे। RBG क्यों, क्योंकि बेसिकली इससे 3 रंग निकलते थे, रेड, ब्लू और ग्रीन, और बाकी जो कलर थे वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जनरेट किए जाते थे। तो इसको क्या बोलते थे, CRT बोलते थे। दोस्तों जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, जो टीवी की स्क्रीन होती थी, तो आपने देखा होगा स्क्रीन पर ना आपको एक ग्रे कलर सा, जब वो टीवी बंद रहता है, एक ग्रे कलर की कोटिंग सी दिखाई देती है, जो कलर आपको दिखाई देता है। तो वो जो कोटिंग हुआ करती थी वो फास्फोरस की कोटिंग हुआ करती थी। ठीक है, फास्फोरस की कोटिंग। वर्तमान में तो LED LCD आ रहे हैं, तो इनका यूज बिल्कुल बंद हो गया। इसके बाद दोस्तों एडवांस जो कंप्यूटर मॉनिटर्स आए, फिर वो आए LCD। LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दोस्तों इनमें क्या है कि इनकी थोड़ी क्वालिटी तो बेटर होती है, ठीक, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करते हैं। ये आपका का जो पॉल्यूशन होता है, लाइट जो वेव्स होती हैं वो भी बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, और जो पिक्चर की क्वालिटी होती है बहुत अच्छी नहीं होती। तो फिर LCD से बेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ LED का, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये कम बिजली खाते हैं और इनकी जो क्वालिटी है वो उससे बेस्ट होती है, और इनका जो पॉल्यूशन है वो उतना हानिकारक नहीं है। तो सबसे पहले आपके CRT मॉनिटर आते थे, CRT के बाद में LCD, और वर्तमान में कौन से चल रहे हैं आपके LED। इनके फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा पेपर में। अब दोस्तों जो हमारा मॉनिटर है, ठीक है, ये मॉनिटर है। अब मॉनिटर पे कोई भी इमेज आपको दिखाई दे रही है तो वो इमेज की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, इस चीज को हम कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन का मतलब कि कंप्यूटर की जो पिक्चर की क्वालिटी है वो कितनी बेटर है, उसको हम कहते हैं आपका रेजोल्यूशन। और ये जो कंप्यूटर मॉनिटर के जो कलर्स होते हैं,
इन कलर्स को हम कैसे मेजर करते हैं? डॉट पिच। तो डॉट पिच का मतलब कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर के जो कलर्स हैं उन कलर्स की क्वालिटी को हम कैलकुलेट करते हैं डॉट पिच से। इसके बाद अगली चीज होती है दोस्तों बिट मैपिंग। बिट मैपिंग क्या है कि हमारे कंप्यूटर में जो टेक्स्ट होता है, हम जो चीजें लिखते हैं और जो ग्राफिक्स होते हैं, जो पिक्चर बनी हुई होती है, अगर उन दोनों को हम एक साथ इस्तेमाल करें तो दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने की जो टेक्नोलॉजी है उसको कहा जाता है बिट मैपिंग। बिट मैपिंग का मतलब टेक्स्ट भी और ग्राफिक्स भी। ठीक है। डॉट पिच का मतलब आपको बताया कि कंप्यूटर मॉनिटर के जो कलर्स हैं उनकी क्वालिटी मेजर करने के लिए, और जो स्क्रीन है, स्क्रीन का पिक्चर क्वालिटी कितनी बेटर है, इसको कहा जाता है रेजोल्यूशन कंप्यूटर की भाषा में। जो जो बता रहा हूँ बस वही पढ़ लेना दोस्तों। ये जो हमारा सपोज करो मॉनिटर है, तो मॉनिटर पे मेरे को जो है ए बनाना है, और मैंने कहा कि भाई आपके पास बस 5 पॉइंट हैं, तो मैंने बनाया 1 2 3 4, और भाई एक मैंने बना दिया पॉइंट बीच में 5। तो ये मेरे को ए दिखाई देगा, लेकिन इस ए की क्वालिटी कैसी है आपकी? डाउन क्वालिटी, इसकी बहुत अच्छी नहीं होगी। अब मैंने कहा कि चलो मैंने आपको जो है 10 डॉट दिए, और 10 डॉट से आप मुझे ए बनाओ। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो कि अब जो ए बनेगा इसकी क्वालिटी ज्यादा बेटर होगी। तो दोस्तों इसी तरीके से जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है वो पूरी की पूरी ऐसे छोटे छोटे पिक्सल्स में डिवाइड होती है, और वही पिक्सल से पूरा का पूरा स्क्रीन के ऊपर सारी चीजें आपको बनती हुई दिखाई देती है। इनको कहा जाता है आपका पिक्सल। सो इट इज यूज्ड फॉर वेरी माइक्रो पॉइंट, मतलब बहुत छोटा सा पॉइंट होता है स्क्रीन के ऊपर, और बहुत सारे पिक्सल मिलके आपका क्या बनाते हैं? पिक्चर बनाते हैं। इन्हीं से पूरी की पूरी पिक्चर बनती है। तो कंप्यूटर में ये स्क्रीन के ऊपर जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे स्क्रीन की क्वालिटी उतनी ही बेटर होगी, उसका रेजोल्यूशन उतना ही बेटर होगा। तो कंप्यूटर पर अगर कोई भी चीज आपको दिख रही है पिक्चर क्वालिटी, वो काहे के ऊपर डिपेंड कर रही है? उसके पिक्सल्स के ऊपर। जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे कंप्यूटर का रेजोल्यूशन उतना ही बेटर होगा, और उतनी ही बेटर होगी आपके कंप्यूटर की पिक्चर की क्वालिटी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आउटपुट डिवाइस आता है दोस्तों, दैट इज प्रिंटर। तो प्रिंटर भी प्रिंट करके देता है कोई भी चीज, तो ये भी आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट मतलब जो टक 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 करके ऐसे टाइप करता है उसको बोलते हैं इम्पैक्ट। और जो इम्पैक्ट नहीं करता, सीधा खचर खचर करके आपका टाइपिंग करता है, या आवाज भी नहीं आती, दैट इज कॉल्ड एज आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के जो एग्जांपल है, डेजी, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, ये सारे के सारे जो है आपके एग्जांपल है इम्पैक्ट प्रिंटर के। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों डॉट मैट्रिक्स। बैंक में आपने देखा होगा जब आप डीडी बनवाने जाते हो तो खर खर खचर 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 करके जो पूरा आपको डीडी बना के देता है, रखा रहता है, उसको बोलते हैं दोस्तों बैंक में आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके अलावा इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, ये दोनों के दोनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और इनकी क्वालिटी इससे बेटर होती है, स्पीड भी फास्ट होती है। अब दोस्तों जो लेजर प्रिंटर है, ठीक है, ये अभी ये मान के चलो कि सबसे आपका बेस्ट प्रिंटर है। वर्तमान में जितने भी प्रिंटर आपके अवेलेबल हैं उनमें सबसे बेस्ट प्रिंटर है आपका लेजर प्रिंटर। ठीक है। पिक्चर क्वालिटी बहुत बेटर होती है। और जो डीपीआई, डीपीआई का मतलब डॉट पर इंच, ये जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन का 1 इंच है, इस 1 इंच में कितने डॉट हो सकते हैं? तो जितने ज्यादा डॉट होंगे कंप्यूटर में प्रिंटिंग की क्वालिटी भी उतनी ही बेटर होगी। तो सबसे पहले जो डीपीआई डॉट पर इंच होते थे 300 होते थे, फिर 600 हो गए, और वर्तमान में कितने हो गए? 1200 डीपीआई। तो इस तरीके से जो लेजर प्रिंटर है वो बहुत ही फास्ट है, इसकी क्वालिटी बहुत ही बेटर है और बहुत ही एडवांस है। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है कि तेज तो ये भी होता है, लेकिन इसकी मैक्सिमम जो डीपीआई है वो 300 तक होती है, और इसकी लेजर की होती है आपकी 600 तक। सो लेजर प्रिंटर इज ऑलवेज बेटर देन द इंकजेट प्रिंटर। दुनिया का जो सबसे पहला प्रिंटर था दोस्तों, वो जेरोक्स पार्क्स कंपनी ने बनाया था 1970 में, और यही वो कंपनी है जिसने दुनिया की सबसे पहली फोटोस्टेट मशीन भी बनाई थी। तो वर्ल्ड का पहला प्रिंटर 1970 जेरोक्स पार्क्स कंपनी ने बनाया था, और इन्होंने दुनिया की सबसे पहली फोटोस्टेट की मशीन भी बनाई थी। ठीक है। जो लेजर प्रिंटर होता है दोस्तों, इसमें ड्राई सूखी जो इंक होती है उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, लिक्विड का नहीं, सूखी का। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू में आपको मैंने बता दिया था, एएलयू भी पढ़ा दिया। अब एएलयू के बाद दो चीजें बचती हैं आपकी, एमयू और सीयू, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो एक एक करके इसको जरा हम देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर की मेमोरी को कैलकुलेट करने के लिए
जो सबसे पहली स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दोस्तों, वो होती है बिट। ठीक है, क्या होती है आपकी बिट। अगर मैं 4 बिट को मिला दूं तो 4 बिट से मिलके बनता है निबल, और उसके बाद 8 बिट से मिलके बनता है 1 बाइट। ठीक है दोस्तों, और अगर 1024 बाइट को मैं मिला दूं तो इससे बनेगा 1 केबी, केबी 1 किलोबाइट। अगर 1024 केबी को मिला दूं 1 किलोबाइट को तो बनेगा 1 एमबी, मेगाबाइट। अगर 1024 एमबी को मिला दूं तो बनेगा 1 जीबी, 1 गीगाबाइट। अगर 1024 जीबी को मिला दूं तो बनेगा 1 टीबी, 1 टेराबाइट। अगर 1024 इसके बाद में टीबी को मिला दूं तो इससे बनेगा 1 टीबी, 1 पेंटाबाइट। तो ये कंप्यूटर की यूनिट्स हैं। छोटे आपके सबसे पहले बिट, बिट से बड़ा निब्बल, निब्बल से बड़ा बाइट, बाइट के बाद फिर आपका मेगाबाइट। ठीक है, सॉरी किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट और फिर पेंटाबाइट। दोस्तों एक बात आपने याद रखनी है, कंप्यूटर में जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं वो 2 की पावर n, ठीक है, ध्यान रखना, वो काम करती है 2 की पावर n पे काम करती है जितनी भी आपकी कंप्यूटर पे क्या होती है कैलकुलेशन। अब 2 की पावर इस पे कैसे काम करेंगे समझ रहा है। तो जैसे मैंने कहा 2, तो 2 के बाद कंप्यूटर में 3 नहीं आएगा, कंप्यूटर में आएगा 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, फिर 24 और 24 के बाद फिर आपका 48। इस तरीके से 2 की पावर में जो है कंप्यूटर वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अगर सपोज करो मैंने कहा 1024, तो 1024 आप अगर अपनी उंगली पे भी कैलकुलेट करो 2 की पावर 10 के बराबर होता है। अगर 2 टू की पावर में 10 कर दूंगा इसका रिजल्ट निकल के आएगा 1024। तो खोल लो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024, तो 2 की पावर 10। और उसके बाद ये जो आपका 1024 केबी है इसको बोल सकता हूँ मैं 2 की पावर 10 केबी। 1024 जो एमबी है इसको भी बोल सकता हूँ 2 की पावर 10 एमबी। जो 1024 जीबी है इसको बोल सकता हूँ 2 की पावर 10 आपका जीबी। तो कई बार यहाँ से सवाल पूछ लेता है कि बताइए जो आपका 1 टीबी है ये कितने एमबी के बराबर होगा, और ऑप्शन दे देगा 2 की पावर 10, 2 की पावर 20 और 2 की पावर 30। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, ठीक है, ऐसा कुछ रटने वाली बात नहीं है। जब मैं यहाँ से टीबी से जीबी पे जाऊंगा तो 2 की पावर 10 तो यहाँ हो गई, और जब यहाँ से यहाँ आऊंगा तो 10 की पावर यहाँ हो गई। तो कहने का मतलब अगर यहाँ से यहाँ आऊँ तो 2 की पावर 10, यहाँ से यहाँ जाऊँ फिर 2 की पावर 10, फिर यहाँ से यहाँ जाऊँ फिर 2 की पावर 10, और यहाँ से यहाँ फिर 2 की पावर 10। तो हर अगले लेवल पे 2 की पावर 10 बढ़ती जाएंगी और घटती हुई चली जाएंगी। तो इनकी कैलकुलेशन आप 2 की पावर में भी कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ये मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो कंप्यूटर की मेमोरी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया प्राइमरी मेमोरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, मुख्य मेमोरी। और जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको ऑक्सिलरी या आपका, ठीक है, दूसरी मतलब एक टर्शरी मेमोरी बोलते हैं। टर्शरी मतलब अलग से लगाइए। प्राइमरी या मेन मेमोरी के अंदर 2 प्रकार की मेमोरी आती है, रैम आती है और रोम आती है। सेकेंडरी मेमोरी में आपका एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव आती है, फ्लैश, कैश मेमोरी, फ्लॉपी, जितने आपकी यूएसबी हैं, पेन ड्राइव हैं, वो जो भी आप कंप्यूटर में मेमोरी आप बाहर से लगा रहे हो वो सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी है। और जो कंप्यूटर में ऑलरेडी लग के काम करती हैं, चलती हैं, उनके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, उनको कहा जाता है प्राइमरी मेन मेमोरी, ठीक है। इसके अंतर्गत आपकी रैम आती है और इसके अंतर्गत आपकी रोम आती है। तो प्राइमरी मेमोरी आप देख सकते हो दोस्तों, रैम आएगी, ठीक है, रोम आएगी, और सेकेंडरी मेमोरी में क्या आएगी आपकी ये हार्ड डिस्क, कैश, ये सब यहाँ पर आने वाली। तो दोस्तों एक काम कर लो भी ना, आप लोगों का जो पेपर है वो संडे को है, और अभी देखो ये स्लाइड कितनी बढ़ गई, अभी मैंने 8 ही पेज पढ़ाए हैं। तो मैं खत्म तो इसको कर दूंगा, 1 घंटे में खत्म कर दूंगा, लेकिन यार पेपर तक आप इसको संभाल कैसे पाओगे, आपके याद नहीं होगा। तो एक काम कर लेते हैं कि ये आधे आधे 1-1 घंटे की क्लास जो है अगले सैटरडे तक रेगुलर बेसिस पर ही कर लेते हैं दिन में। आपकी जो ऑफलाइन बैच है वो लगातार चलते रहेंगे, ऑनलाइन बैच लगातार चलते रहेंगे, और दोपहर में एक टाइम डिसाइड कर लेंगे और आधे पौन घंटे की कंप्यूटर क्लास रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लो। तो 3-4-5 दिन में आपको समझ भी आएगा और खत्म भी होता रहेगा। और अगर आप लोग कहो तो मैं सारा का सारा अभी खत्म कर दूंगा। और मेरा मानना है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ो, समझते हुए चलो, और एक दिन 2-3 घंटे की क्लास करने से बेटर है कि 45-45 मिनट की क्लास रोज करते रहो थोड़ी थोड़ी, आपको समझ में भी आता रहेगा, आप इसको कवर भी करते हो। बाकी आप लोग बताओ, जैसे आप लोग कहोगे ना वैसे करते हैं, चॉइस होगी।